हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, जो कि आपकी टीचिंग प्रिपरेशंस में साथ ही साथ आपको वैकेंसीज के अपडेट में हेल्प करती है। आज हम कुछ सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 7 जुलाई को हमारा सीटेट का पेपर है, उससे पहले हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टू डेवलप क्रिएटिविटी इन चाइल्ड टीचर शुड नॉट। अब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप कराने के लिए टीचर को क्या चीज नहीं करना चाहिए, तो हमेशा नहीं पोर्शन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देखिए, रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चों जो कार्य कर रहे हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना, मना कर देना। या रेस्पेक्ट द व्यू ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के जो सोच है बच्चों की उसको आपको अप्रिशिएट करना है। या सेटिस्फाई द एंग्जाइटीज ऑफ द चाइल्ड, तो जो एंग्जाइटी होती है, जो फियर, और आप कह सकते हो उस चीज को बच्चे को क्या करना, मतलब उनके जो डर है उसको खत्म करना। या लीड द चाइल्ड टू नोबल थिंकिंग, मतलब बच्चे की जो नोबल थिंकिंग है उसको डेवलप करना। तो बेटा जो चीज टीचर को नहीं करनी है वो क्या है, बच्चों को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ चाइल्ड। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is not a type of intelligence as proposed by Gardner? ठीक, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी, सबको पता है। ठीक, 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, जिसमें से आपका म्यूजिकल था, लिंग्विस्टिक था, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस था, लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज नहीं थी। ठीक, म्यूजिकल जब आप म्यूजिक से, कंपोजिशन से रिलेट करते हो, लैंग्वेज से रिलेट करते हो, और मैथमेटिक्स की नॉलेज आपको होती है अच्छी, तो वो ये सारी चीजों से रिलेट करते हैं, लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस नहीं था। तो राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट वाला बताना है कि कौन से इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहला देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट सेम। एक चीज बता दें, जो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, आप कह सकते हो एक तरीके से डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। यहाँ पे क्या कर सकते हो कि बच्चे का दिमाग जो होता है वो विकसित नहीं होता है, कहीं ना कहीं से ये आप कह सकते हो कि जन्म से भी या जन्म के पूर्व भी ये आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, जहाँ पे बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, जब बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन लर्निंग होती है, बच्चा चीजों को समझ नहीं पाता, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, इस तरीके की आपकी डिसेबिलिटी आएगी। तो दोनों ही सेम नहीं है, ये सही बात है। ठीक है, A child with learning disability essentially has an IQ score less than 70। तो ऐसा है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनका IQ लेवल लेस देन 70 हो। नेक्स्ट देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अकर बिफोर एज 18। तो अभी मैंने बताया कि वो जैसे कि इसमें कहा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है वो बिफोर द एज ऑफ 18 ही होती है, ऐसा नहीं है, वो जन्म से पूर्व भी हो सकती है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या कह सकते हो कि आपका इनकरेक्ट ऑप्शन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिफोर एट द एज ऑफ 18, मतलब एक आप कह सकते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से पूर्व अगर ऐसी कोई डिसेबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे 1% 2% डेवलप होने लगती है। तो ये आप कह सकते हो कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर विल बी 3rd। लेकिन लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिफिकल्टीज। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following system contain parents workplace as per the Bronfenbrenner ecological theory of development। ecological theory जिसमें बच्चा हर एक सिस्टम पे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, हर एक सिस्टम पे अलग अलग एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले क्या था आपका, माइक्रो, देन मीजो, देन एक्सो, देन क्रोनो, सॉरी मैक्रो, देन क्रोनो। ये आपका सिस्टम था, मतलब ये अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये माइक्रो में क्या है, बच्चा जिस एनवायरमेंट में स्टार्टिंग में रहता है, फैमिली, सिबलिंग्स, रिलेटिव। मीजो में क्या है, यहाँ पे जो मेंबर ऑफ आप कह सकते हो माइक्रो है, जहाँ जैसे स्कूल हो गया, फैमिली हो गया, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। एक्सो में क्या होता है, इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर इंटरेक्ट करेगी, मतलब इफेक्ट करेगी चीजें, जहाँ पे जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, यहाँ पे बच्चा वहां उस जगह नहीं जा रहा है, लेकिन अगर पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, कुछ काम करके आए हुए हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं और डिप्रेस्ड हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बच्चे पे भी निकलेगा। पेरेंट्स की सैलरी अच्छी है
तो बच्चे की नीड्स अच्छे से पूरी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फैमिली बैकग्राउंड ही कम है तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को इफेक्ट डालेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में डालेगा। तो जो पेरेंट वर्क प्लेस आता है वो आपका किस में आता है, एक्सो, आपके में एक्सो सिस्टम में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, वो एरिया है जहाँ पे एक पॉज क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे बच्चा को हेल्प की जरूरत पड़ती है और ताकि वो अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंच सके। तो हमको नॉट वाला बताना है कि क्या चीज जेडपीडी का नहीं स्टेटमेंट है। इट इज रिलेटेड टू वाइगोत्स्की थ्योरी। सही बात है कि वाइगोत्स्की साहब ने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इट सेज द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड इज कैपेबल टू लर्न। बिल्कुल सही, ये एक अपर लिमिट तय करता है कि क्या बच्चा जो है सीखने के सक्षम है और अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के सक्षम है। या इट इज रेंज ऑफ टास्क दैट लर्नर कैन नॉट परफॉर्म विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स बट येट कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब कि एक ऐसा टास्क है जहाँ पे बच्चा बिना हेल्प की चीजों को नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली चीजों को नहीं कर सकता। तो ये आपका करेक्ट, आपका कह सकते हैं ये भी सही है। लेकिन लास्ट देखिए, इट इज द अपर लिमिट ऑफ अ टास्क, बिल्कुल सही। दैट लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, मतलब बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली वो काम कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों को हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियाजे। अब पियाजे के दौरान इनमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कौन सा प्रोसेस नहीं है। तो पियाजे ने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से दिए थे, एसिमिलेशन दिया था, अकोमोडेशन दिया था, अडेप्टेशन दिया था। अडेप्टेशन ही, ये दोनों मतलब अडेप्टेशन का ही क्या है, पार्ट है। जहाँ पे हम एज इट इज इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं वो एसिमिलेशन है। अकोमोडेशन जहाँ पे हम मॉडिफाई करते हैं। अडेप्टेशन क्या है, चीजों को और इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, अडाप्ट कर रहा है, उस चीज की बात करता है, ठीक। लेकिन शेपिंग की बात आपके पियाजे साहब ने नहीं की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जाम्पल यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच यू इंडिकेट विच टाइप ऑफ मोडालिटी एज गिवन बाय पियाजे। अब पियाजे के मोरल थ्योरी में इन्होंने दो चीजों की बात की थी। एक की थी हेट्रोजीनियस की बात की थी, ठीक, एक हेट्रोजीनियस मोरालिटी की बात की थी और एक ऑटोनोमस मोरालिटी की बात की थी। हेट्रोनोमस में इन्होंने बताया था कि जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कोई मतलब एक डिवाइन अथॉरिटी है वो क्रिएट करती है जिसे हमें मानना होता है। लेकिन ऑटोनोमस में क्या था कि ऐसा नहीं है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ये हम ही लोग ने बनाए हैं और ये कहीं ना कहीं चेंज किए जा सकते हैं, ठीक। ये जो ऑटोनोमस मोरालिटी है, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन भी जानी जाती है। यहाँ पे रेसिप्रोसिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब इंसान वही काम करता है ताकि इस उम्मीद में कि सामने वाला इंसान भी वो चीज आपके साथ करे। तो ये जो आपका पियाजे की ये जो यू विल स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, ये आपका क्या है, बिगनिंग ऑफ मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। यहाँ पे आप कॉपरेशन के साथ मतलब ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ सामने वाला भी बाद में वो चीज करे। तो ये राइट आंसर विल बी वन। नेक्स्ट देखिए, out of the following alternative which one is not comes under the process in socialization। not पे बहुत ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या चीज सोशलाइजेशन में नहीं आएगी। लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे, सही बात है कि हमें क्या करना है, हम इस तरीके से लर्न कर रहे चीजों को ताकि सोसाइटी में रह के सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को कर सके। प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, जो रोल हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है वही चीज हम प्ले करें। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, हमारा जो सामाजिक एटीट्यूड है हमारे समाज की तरफ वो चीज का डेवलप करना। या अप्रूवल ऑफ इकोसेंट्रिक बिहेवियर, तो बेटा इकोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित, सिर्फ अपने बारे में सोचना और सोसाइटी के बारे में ना सोचना, दूसरे के बारे में ना सोचना, ये गलत चीज है, ये सोशलाइजेशन प्रोसेस में नहीं आएगा। तो आपका फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। देखो, जो असेसमेंट मतलब जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है उसके बीच में जो असेसमेंट कराया जाता है बिफोर द फाइनल टर्म आप कह सकते हो, बच्चों को पढ़ाते समय जो कराया जाता है वो आपका क्या होता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक। क्यों, क्योंकि हम ड्यूरिंग और बिफोर द इंस्ट्रक्शन कराते हैं, समेटिव में एट द एंड ऑफ द टर्म कराते हैं। फॉर्मल ही आपका क्या माना जाता है, समेटिव माना जाता है। और डायग्नोस्टिक आपका एक तरीके से कह सकते हो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही आता है। तो आप कह सकते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी करेक्ट आंसर, सेकंड। नेक्स्ट देखिए,
In which of the following stage of cognitive development as described by Jean Piaget child become capable of understanding conservation? ये 1000 बार क्वेश्चन करा चुके हैं कि कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट मतलब बच्चा ये समझ जाता है कि किसी को आप एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करने से, किसी के मतलब शेप में चेंज होने से किसी की वॉल्यूम में किसी भी तरीके का अंतर नहीं आता। जैसे पानी को एक कटोरी से अगर ग्लास में अगर हम ट्रांसफर करोगे तो ये नहीं होगा कि पानी बढ़ जाएगा, बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो ये जो जनरली देखने को मिलता है कंजर्वेशन आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मिलता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहले तो कंजर्वेशन होता है, फिर आपका रिवर्सिबिलिटी भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। देन आप ये कह सकते हो बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाता है, बच्चे के अंदर सीरिएशन डेवलप हो जाता है, बच्चे के अंदर जो एक आप कह सकते हो बच्चा रीजनिंग लगाने लगता है, ठीक, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपके कॉन्क्रीट में डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। तो राइट आंसर विल बी था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस, मतलब कि नए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या चीज ऐसी क्वालिटी होती है जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो चीज आपको बताना है। आई ब्लिंकिंग, छोटे बच्चे आई ब्लिंक करते हैं, ठीक। सकिंग, भाई हर चीज तक करके ग्रैब करके चीजों को सीखते हैं। स्विमिंग, बच्चे के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, कभी आपने देखा होगा बच्चे के अंदर इनेट कैपेबिलिटीज होती है स्विम करने की, अपनी सांस को रोकने की। तो जन्म से ही बच्चे के अंदर ये चीज होती है। अगर हम स्विमिंग बच्चों को बचपन से ही कराएं तो बच्चे के अंदर बहुत अच्छी मतलब कह सकते हैं कि आप डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो बच्चे के अंदर वो भी क्या होता है, जन्मजात होती है। लेकिन ड्राइविंग कार ये चीज आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ रिस्पॉन्स इज नोन एज, मतलब कि किसी भी बच्चे को अगर हम अनप्लीजेंट स्टिमुलस ऐसा कार्य बच्चे के साथ कर रहे हैं जो बच्चे को डिस्कम्फर्ट महसूस करा रहा है, ताकि बच्चा जो कार्य है, जो रिस्पॉन्स है उसको क्या कर सके, डिक्रीज कर सके, तो वो किस तरीके की चीज है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि हम ये क्या करते हैं, बच्चे के अंदर ट्रिगर करते हैं उनके रेस्पॉन्स को, उनकी एक्टिविटी को, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा वो चीज करे। हमने किसी को प्राइज दे दिया, किसी को आप कह सकते हो टॉफी दे दी, किसी भी तरीके से बच्चे को मोटिवेट करना, वो कहलाता है आपको पॉजिटिव। निगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करते हो, निगेटिव में जनरली आप क्या करते हो, ऐसा जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस होता है, मतलब कि ऐसी चीज कि आप उस चीज को डिक्रीज करते हो ताकि बच्चे का रेस्पॉन्स क्या हो जाए, वही बच्चे का रेस्पॉन्स पॉजिटिव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो, मान लीजिए टीचर रेगुलर बेसिस पे आपको होमवर्क देता है, लेकिन वो ये कहता है कि अगर बच्चे हार्डवर्क करेंगे तो हम होमवर्क देना सुबह का रात का बंद कर देंगे, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो जो होमवर्क करना बच्चों को तो पसंद नहीं, वो जो स्टिमुलस है उस चीज को वो क्या करेगा, कम कर देगा, ताकि बच्चे का रेस्पॉन्स बढ़ जाए। इस तरीके की चीज को हम क्या कहते हैं, निगेटिव रेनफोर्समेंट। लेकिन पनिशमेंट क्या होती है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के रेस्पॉन्स को डिक्रीज करने के लिए पनिशमेंट दे रहे हैं। मतलब कि अगर हम क्या है कि अगर तुम ज्यादा शैतानी करोगे तो हम तुमको वो हैंड रेस करा के खड़ा करा देंगे, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो कि किसी को वो शैतानी ना करे, इसलिए आप उसको अनप्लीजेंट स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हो ताकि वो किसी भी वो गलत रेस्पॉन्स ना करे। तो आप ये कह सकते हो कि पनिशमेंट इज द राइट आंसर, ठीक। तो 3rd विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डिस्कैलकुलिया, बार बार ये बताया डिस्कैलकुलिया, जो कैलकुलिया यहाँ पे कैलकुलेशन वाली, कैलकुलेटर वाली आवाज आ जाती है। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या होता है कि बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता। तो हमें ये बताना है कि डिस्कैलकुलिया क्या है, ठीक। कैलकुलेशन में दिक्कत होती, लोकोमोटर मतलब मूवमेंट में दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी, डिस्कैलकुलिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे को कह सकते हो कि बच्चे को पढ़ने लिखने में या कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक। विजुअल इम्पेयरमेंट, दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि बच्चे को कैलकुलेट करने में, मैथमेटिकल प्रॉब्लम समझने में आप कह सकते हो कि दिक्कत होती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी अज्यूम्स दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, बिहेवियर सोशल लर्निंग थ्योरी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अब ऐसी चीज मतलब ऐसा कौन सा थ्योरी है, अगर हम पियाजे की थ्योरी की बात करें तो ये क्या थे, एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ठीक, जिन्होंने ये चीज बताया था कि जो हेरिडिटिकल फैक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने स्टेज थ्योरी की बात की थी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, लेकिन बाय स्टेज एक सीक्वेंस में चलता है।
तो यहाँ से आप ये चीज कह सकते हो कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे है वो यही कहती है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, वो एक स्टेज बाय स्टेज एक सीक्वेंस से चलता है जो कि यूनिवर्सल है, सभी में एक समान देखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ब्रेन अप टू 16 ईयर। अब अगर हम नए न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो न्यू बॉर्न बेबी का वेट, जो ब्रेन का वेट होता है अप्रोक्स 350 टू 400 ग्राम्स आपको देखने को मिलेगा कई सारे बुक में। कई सारे बुक में अलग अलग रेंज दिए हुए हैं, लेकिन जो चीज एग्जैक्ट है वो मैं बता रही हूँ। तो न्यू बॉर्न बेबी का 350 टू 400 ग्राम्स देखने को मिलता है, लेकिन जो अडल्ट का ब्रेन होता है वो अप्रोक्स 1300 से आप कह सकते हो 1400 तक होता है। और अगर हम बात करें जो 18 ईयर एज होती है, उस एज तक ही क्या होता है ब्रेन का वेट डेवलप होता है। ब्रेन मतलब कह सकते हैं कि 18 ईयर के तक ही ब्रेन हमारा डेवलप होता है, उसके बाद हमारा स्टॉप हो जाता है ब्रेन डेवलप होना। तो अप्रोक्स अगर आप ये कह सकते हो कि एक 16 ईयर है जो एक एडल्ट बच्चा है, उसका वेट कितना अप्रोक्स होगा आपका 1200 से 1400 ग्राम का होगा। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देखिए, which of the following orientation fall under the post convention level of motor development theory propounded by कोलबर्ग। कोलबर्ग सामने 3 लेवल्स दिए थे आपके और 6 स्टेजेस दी थी। इसमें बता रहे कि पोस्ट कन्वेंशनल में कौन से स्टेज आएगा। तो दो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस किसमें आ जाएगा, प्री कन्वेंशनल में आ जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसमें आ जाएगा आपका, पोस्ट कन्वेंशनल में आ जाएगा। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपका किसमें आ जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल। और ये दोनों किसमें आ जाएगा आपका, कन्वेंशनल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, knowledge is constructed by transforming, organizing and reorganizing previous knowledge. This is the best example, the idea of which of the following। मतलब कि जो नॉलेज होती है वो कंस्ट्रक्ट, वो ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, ऑर्गेनाइज की जा सकती है, रीऑर्गेनाइज की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। तो ये किस चीज किसने एक्सप्लेन किया था अगर हम बात करें तो देखिए, प्याजे, वाइगोस्की, फ्लूइड एंड बंड्यूरा। तो ये चीज आप किसने किया था, प्याजे साहब ने किया था, जिन्होंने एसिमिलेशन, अडाप्टेशन, अकोमोडेशन सबका कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पे मतलब आप अपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करके चीजों को क्या करते हो, मॉडिफाई करते हो, ऐड करते हो, चीजों को समझते हो। तो ये आपका जो एक्सप्लेन किया था प्याजे साहब ने किया था। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an English teacher taught their students that plural of cat is cats, plural of house is house, plural of pen is pens, and in this manner student by mistake made plural of mouse is mouses. This is the example of which type of transfer of learning। अब ट्रांसफर और लर्निंग की बात करें तो 3 तरीके के ट्रांसफर हमें देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफर में जहाँ पे मतलब आपने जो सीखा है वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहा है, किसमें, नई नॉलेज में ये हेल्प कर रहा है। मान लीजिए मैंने साइकिल चलाना सीखा है, तो मैं उस नॉलेज की हेल्प से मैंने बाइक चलाना सीखा है। ठीक। नेक्स्ट, निगेटिव ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए जो भी हमने प्रीवियस नॉलेज ली है वो कहीं ना कहीं हिंडर क्रिएट करती है हमारी नई नॉलेज में, मतलब एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि हमने पहले ये चीज सीखी थी, अब ये चीज कैसे हो रही है। ठीक। तो वो जो ट्रांसफर होगा वो निगेटिव ट्रांसफर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम नई नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है हमारे नॉलेज में। देन जीरो ट्रांसफर में क्या होगा, मतलब किसी भी तरीके को कोई ट्रांसफर नहीं होगा, जो नई नॉलेज है उसका प्रीवियस नॉलेज से कोई लिंक नहीं होगा। वर्टिकल ट्रांसफर ये क्या है, पार्ट है आपका पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप इस तरीके से कहते हो जो वर्टिकल ट्रांसफर होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप पहले साइकिल सीख रहे थे, फिर उसके बाद बाइक सीखे। ठीक। तो आप वर्टिकली मूव कर रहे हो। ठीक। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, जो साइकिल सीखा था उसको, उसकी नॉलेज को आप क्या कर रहे हो, एड ऑन कर रहे हो, किसमें यूज कर रहे हो, किसमें, बाइक चलाने में। तो आप ये कह सकते हो कि जो राइट आंसर क्या है वो नेगेटिव ट्रांसफर है। कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, जो हमने प्रीवियस नॉलेज ली थी और जो हम ले रहे हैं, तो ये प्रीवियस नॉलेज कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है हमारी नई नॉलेज को गेन करने में। तो राइट आंसर विल बी नेगेटिव ट्रांसफर। नेक्स्ट देखिए, the child is raised in isolation from human contact, often show extreme, long-lasting language deficit that are rarely entirely overcome by later exposures to language. This evidence supports to which aspect of language development। मतलब कि एक बच्चा एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में, मतलब आप कह सकते हो कि जो समाज है उससे एकदम कट के एक आइसोलेशन में बच्चे का विकास होता है। और बच्चा क्या होता है, उसको लैंग्वेज एक्विजिशन में प्रॉब्लम होती है। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो लैंग्वेज डेफिसिट है वो
डेवलप होती है। तो ये जो चीज हो रही है वो किस चीज का मतलब किस तरीके से आप ये कौन सा एस्पेक्ट आप कह सकते हो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। तो आपका पहला देखिए इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल, इंटरेक्शनिस्ट, प्रैग्मेटिक्स। अब इन्वायरमेंटल विल बी राइट आंसर, क्यों? क्योंकि आपका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो उसको सही तरीके से इन्वायरमेंट नहीं मिला, इसलिए उनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया। तो राइट आंसर विल बी आपका इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल मतलब कि आपका इनेट फैक्टर, कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो फैक्टर है वो आपको डेफिशिट क्रिएट किया है। इंटरेक्शनलिस्ट मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे दूसरों लोगों से, सोशली आप चीजों को मतलब दूसरे के बिहेवियर को वो एक हिंड्रेंस क्रिएट किया है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, according to Chomsky, an innate capacity acquired language is the result of uniquely human biological inheritance is called। अब चॉम्स्की क्या कहते हैं, जो बच्चा होता है उनके पास क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, वो पहले ही उनके पास क्या होता है, एलईडी होता है। वो क्या करते हैं, उसी की हेल्प से क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। तो चॉम्स्की क्या बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं। अब ज्यादातर चॉम्स्की वगैरह से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलता है सीटेट में, लेकिन चीजें पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड इन अ रेगुलर क्लासरूम। मतलब कि इंक्लूजन में क्या होगा, जो नॉर्मल चाइल्ड है उनके साथ चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले चाइल्ड होने चाहिए, ताकि वो रेगुलर क्लासरूम में मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट कितने टाइम का होना चाहिए, फॉर सम टाइम, मोस्ट टाइम, फुल टाइम और सोशली एक्टिविस्ट इन दी स्कूल। मतलब जब सोशल एक्टिविटीज हो तभी। तो बेटा ये जो होता है इन्वॉल्वमेंट होता है स्पेशल चाइल्डहुड मतलब चाइल्ड का, वो क्या होता है, फुल टाइम का होता है। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम हो गया, सम टाइम होगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, फुल टाइम का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी अप्रोप्रिएटली डिफाइंड। अब लर्निंग डिसेबिलिटी को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इट इज एन एक्सट्रिंसिक एंड ड्यू टू एजुकेशनल एंड कल्चरल डेप्रिवेशन। मतलब कि ये एक्सट्रिंसिक बाहरी फैक्टर है जो कि हमें, जो हमारे कल्चरल से जो हमें एजुकेशन दी जा रही है उसकी वजह से होता है, या इंट्रिंसिक एंड ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डायफंक्शन, या ये हमारा आंतरिक फैक्टर है, कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन में कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम मतलब कुछ ऐसा डैमेज होता है जिसकी वजह से हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। या एक्सट्रिंसिक फैक्टर है हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस है, मतलब कि आपको सही इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो, चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। या इंट्रिंसिक ड्यू टू मेंटल रिटार्डेशन। तो मेंटल रिटार्डेशन शब्द यूज करना गलत बात है, ठीक। एक इंट्रिंसिक है लेकिन ये हमारा क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई एक डायफंक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चा चीजों को सीख नहीं पाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग इज, अब लर्निंग क्या है, एवरीथिंग वी नो इज लर्न। जो मतलब हर एक चीज हम जो देख रहे हैं वो सब चीज हमको क्या करना है, लर्न करना है। रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल। मतलब कि एक परमानेंट इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर में, हमारे नॉलेज में, हमारे स्किल्स में। या डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, मतलब आप डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। या लिमिटेड टू पर्टिकुलर एज लेवल, या एक एज लेवल मतलब एक पर्टिकुलर एज लेवल की लिमिट है कि उसके बाद से आप लर्निंग नहीं एक्वायर कर सकते हो। तो बेटा ये क्या है, ये लर्निंग क्या है, एक परमानेंट इन्फ्लुएंस क्या करता है हमारे बिहेवियर पे, हमारे नॉलेज पे, हमारे स्किल्स पे। हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्या हमारा नॉलेज रहेगा, कैसे हमें स्किल्स को डेवलप करना, सारी चीजें हमारी लर्निंग से क्या होगी, डेवलप होगी। हमारे पूरे ऑल ओवर लाइफ हम चीजों को सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो राइट आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग इज। सोशो कंस्ट्रक्टिव मतलब समाज से सीखने वाली बात अगर हम कहें। एम्फेसिस ऑन चाइल्ड कॉग्निशन ऑफ लर्निंग, मतलब बच्चे के दिमाग पे इफेक्ट डालता है फॉर लर्निंग। एम्फेसिस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लर्निंग, मतलब कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में फॉर लर्निंग। एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन विद अदर फॉर लर्निंग, मतलब दूसरों के साथ मिलकर सीखने में, ये इस चीज को एम्फेसिस करता है सोशल कंस्ट्रक्टिव। या एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग, मतलब जो हम एक्सपीरियंस डेवलप करें वही लर्निंग, वही आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो जहाँ बेटा सोसाइटी की बात हो गई है, वहां पे समाज के साथ रह के कोलैबोरेट करके चीजों को सीखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, according to Kohlberg, which level of moral development of a child shows no internalization of moral values and moral reasoning of the child is controlled by external reward and punishment। मतलब कि
ऐसी कौन सी अवस्था है आपके कोलबर्ग वाले थ्योरी में, कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे बच्चे के अंदर कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसका जो बिहेवियर होता है कंट्रोल कैसे किया जाता है बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो ये फेज आपका कौन सा है बेटा, प्री कन्वेंशनल वाला फेज है, जहाँ पे बच्चे का आप कह सकते हो कि जो एक्टिविटी वो पूरी पूरी किससे कंट्रोल की जाती है, आपकी रिवॉर्ड्स की जाती है, जिसे हम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज भी कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी प्री कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ चाइल्ड हु इज हाईली एंड लो इन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एंजाइटी एंड सोशल एबिलिटी, मतलब एक बच्चा बहुत ज्यादा एंजाइटी फील, मतलब फियर, डर, हर एक मतलब जो फैक्टर होते हैं, एंशियस होता है, वो बहुत ज्यादा लेवल का, सोशेबिलिटी मतलब समाज के साथ दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं पसंद करता है, will remain so at later ages. This statement stresses on the importance of, मतलब कि ये जो बच्चे के अंदर ये जो क्वालिटी है, ये किस चीज को इम्पोर्टेंस दे रही है, हेरिडिटी, क्या सिर्फ हेरिडिटी है या इन्वॉल्वमेंट है या मैचुरेशन है। तो बेटा हमेशा जो बच्चे का विकास होता है वो पूरा पूरा किस पे डेवलप मतलब डिपेंड होता है, आप कह सकते हो हेरिडिटी और इन्वॉल्वमेंट पे, दोनों ही इक्वली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, which of the following statement is incorrect about the continuous and comprehensive evaluation? CCE के बारे में पूछ रहा है, जहाँ पे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट ये चीज पढ़ते हैं, ठीक। तो उस चीज के बारे में पूछ रहा है, और जैसे हमने पढ़ा था स्कोलास्टिक और स्कोलास्टिक, तो वो चीज कौन सा, हमें स्टेटमेंट क्या बताना है, इनकरेक्ट है अबाउट द सीसीई। इट इज स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, सही है। स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन हमारे स्कूल के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किया जाता है। इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही, हमें स्टूडेंट का क्या करना है, 360 डिग्री एनालिसिस करना है, सारे एस्पेक्ट को ध्यान देना है स्टूडेंट्स को। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज नॉट इंक्लूडेड, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब कि हमें बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को क्या हो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, उस चीज को हम एनालाइज नहीं करते हैं, उसको ठीक नहीं करते हैं, तो ये चीज बताता है। या बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स आर यूज्ड, ये भी सही है। फॉर्मल टेक्निक मतलब कि आपकी समेटिव असेसमेंट और इनफॉर्मल फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये इंक्लूड किया जाता है सीसीई में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग ऑफ चाइल्ड इज नॉट लॉजिकल एंड इट इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन रेदर देन सिस्टमैटिक लॉजिक, मतलब कि बच्चे की जो रीजनिंग है वो लॉजिकल नहीं होती है, कहीं ना कहीं बेस्ड होती है इंट्यूशन पे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर, जहाँ बच्चा सेंसेस से सीखता है। प्री ऑपरेशनल, जहाँ पे बच्चा लॉजिकली नहीं समझ पाता है चीजों को, इरिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, सिंबॉलिक लर्निंग आ जाती है बच्चों के अंदर, एनिमिज्म होता है। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल हो जाएगा। तो बच्चा कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉजिकली नहीं सोचता है, ठीक। यहाँ पे बच्चा इगो सेंटर्स हो रहा है, होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और किसी की भावनाओं को और किसी के आइडियाज को नहीं तो सोच पाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, तो बार बार ये क्वेश्चन करा है, बार बार आता भी है। फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक में आपके हॉवर्ड गार्डनर साहब ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, हॉवर्ड गार्डनर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सीसीई इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर, फिर सीसीई के बारे में पूछा, कौन सा आपको करेक्ट नहीं है वो चीज, सॉरी करेक्ट है वो चीज बतानी है। समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट, बिल्कुल सही, समेटिव असेसमेंट हमारा फॉर्मल असेसमेंट है, तो यहीं पे हमारा राइट आंसर हमको मिल गया, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। समेटिव असेसमेंट इज इनफॉर्मल, गलत बात है। समेटिव असेसमेंट इज ड्यूरिंग, नहीं, ये एट द एंड ऑफ द आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर होता है। और समेटिव असेसमेंट एम्फसाइज ऑन डायग्नोस्टिक डिफिकल्ट, नहीं, डायग्नोसिस पे एम्फसाइज नहीं करता है, ये फाइनल रिजल्ट पे एम्फसाइज करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट, तो 1 विल बी राइट आंसर। तो बेटा ये रहे हमारे आज के 30 क्वेश्चन, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होगी। फाइनल रिक्वेस्ट ये है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में लेके आ पाऊँ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, और थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।